Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 251। वर्चस्व सोकर उठा तो उसके मोबाइल पर मोंटी के कुछ मैसेज थे जिसमें उसने मोनिका के किए गए हंगामे के बारे में बताया था। वर्चस्व ने उसे टेक्स्ट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। अनाया ने पलटकर वर्चस्व को देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड थीं। वर्चस्व ने अनाया के हाथ में मोबाइल फोन देखा जिसकी स्क्रीन पर एक कमेंट शो हो रहा था। अनाया, तुम एक नाजायज बेटी हो। सच कहूँ तो तुम्हारे खून का भी कुछ आता पता नहीं है। तुम्हें चुपचाप उसकी वाइफ का प्लेस छोड़कर उसकी लाइफ से चले जाना चाहिए और वो जगह नव्या को दे देना चाहिए। वर्चस्व की आंखों में अंगारे सुलगने लगे। उसने अनाया का फोन छीनकर उसे दूर फेंक दिया और अनाया को खींचकर अपनी बाहों में कस लिया। अनाया की सांस थोड़ी फूल गई थी। वह फील कर सकती थी कि वर्चस्व का मूड ठीक नहीं है। उसने पूछा, क्या हुआ आपको? वर्चस्व ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर अनाया की गर्दन में दबा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सबसे कीमती खजाना इस वक्त उसकी बाहों में हो। वर्चस्व नहीं चाहता था कि अनाया को कोई तकलीफ हो। हालांकि सोशल मीडिया पर बेवकूफ़ लोग उसकी वाइफ को बेमतलब में ट्रोल कर रहे थे। वह इतना रिच था, पावरफुल था, फिर भी वह अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे वह हार रहा हो। अनाया वर्चस्व की बाहों में घूम गई और उसने वर्चस्व की आंखों में देखते हुए कहा, आप कब जागे? वर्चस्व कुछ परेशान लग रहा था। अनाया जानती थी कि वो काफी देर पहले जाग गया होगा, वरना वह उठते ही इस तरह से बेचैन नहीं होता। वर्चस्व अनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, अगले कुछ दिनों तक बाहर मत जाना। अनाया समझ सकती थी कि उसकी बात के कहने का मतलब क्या था। अनाया ने जल्दी से अपने आप को शांत किया और सबकॉन्शियसली इन सारी चीज़ों से निपटने के बारे में सोचने लगी। इतने सालों में वह खुद अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजने की आदी हो गई थी। भले ही कोई उसके पेरेंट्स होने का दावा करता रहा हो, लेकिन कभी भी किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी। वह अपनी परेशानियों से हमेशा से ही अकेली लड़ने और निपटने की कोशिश करती आई थी। उसका एक छोटा भाई था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं थे। अनाया को फील हुआ कि वह इस वक्त वर्चस्व की बाहों में है। अनाया को लगा कि कोई है इस दुनिया में जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वर्चस्व के जिस्म की गर्मी को फील करके अनाया का दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। वर्चस्व ने उसे इतनी जोर से गले लगाया हुआ था जैसे वो उसे खोने से डर रहा हो। उसे दुख था कि उसके होते हुए अनाया को परेशान होना पड़ा। यूवी अनाया की धीमी आवाज वर्चस्व के कानों में पड़ी। वर्चस्व ने रिस्पॉन्स किया। अनाया बोली, अगर मेरा मतलब है कि यह मैटर, नव्या इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर आप चाहें तो आप इस सब से दूर रह हट सकते हैं। वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में अनाया की चिन को पकड़ लिया। अनाया की मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अनाया को इतनी जोर से पकड़ा था कि वह कुछ बोल नहीं पाई। वर्चस्व की मजबूत पतली उंगलियां अनाया के गालों में चुभ रही थीं। वर्चस्व ने घूरकर अनाया को देखा और बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं वह अनाया की आईब्रो चढ़ गईं। वह अपना सिर नहीं हिला पा रही थी और ना ही वह कुछ बोल पा रही थी। वर्चस्व दांत पीसते हुए बोला, अनाया, तुम मेरी वाइफ हो। तुम मेरे सामने दूसरी औरतों का जिक्र क्यों करती हो? क्या तुम हम दोनों के बीच किसी तीसरे को लाना चाहती हो? नव्या का जिक्र सुनकर वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर दबा दिया हो। उसका मूड खराब हो गया था। अनाया ने पलकें झपका कर वर्चस्व को देखा।
वह बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसने बड़ी मुश्किल से वर्चस्व का हाथ अपनी चिन से हटाने की कोशिश की लेकिन वर्चस्व का हाथ हिला तक नहीं। अनाया की चिन में दर्द होने लगा था। वर्चस्व बोला, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या गलती है? अनाया कंफ्यूज थी, उसे सच में नहीं पता था कि उसने क्या किया। वर्चस्व फिर बोला, सोचो कि तुमने क्या किया है। कहते हुए वर्चस्व ने उसकी चीन को छोड़ दिया। अनाया ने अपनी आंखें घुमली और थोड़ी देर तक अपना गाल रगड़ती रही। फिर उसने वर्चस्व की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। अगले ही पल वर्चस्व में एक झटके के साथ अनाया की नाइटी का बेल्ट खोली और अनाया की नाइटी फिसलकर फर्श पर गिर गई। अनाया के दिल की धड़कन रुक गई। वह इस वक्त ब्लैक कलर के लेस वाले इनरवियर में वर्चस्व के सामने थी। उसका फेस तुरंत शर्म से लाल हो गया। अनाया के सॉफ्ट से गालों पर वर्चस्व की उंगलियों के रेड निशान पड़ चुके थे। वर्चस्व ने अनाया के सीने के तरफ देखा, वह उसकी चढ़ती उतरती सांसों को देख सकता था। अनाया अभी भी अपने गाल पर हाथ फेर रही थी। वर्चस्व ने पूछा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अनाया ने धीरे से कहा। वर्चस्व में अनाया की कमर में हाथ डाला और उसे एक झटके के साथ ऊपर उठा लिया। अनाया का दिमाग घूम गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगले ही पल वह बेड पर थी और वर्चस्व उसके ऊपर। वर्चस्व में अनाया की कमर पर पिंच किया और पूछा, यहाँ भी दर्द होता है क्या? अनाया शॉक्ड रह गई। वह छूटकर भागना चाहती थी लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने वर्चस्व के सीने पर हाथ रखा और उसे धकेलने की नाकाम कोशिश की। वर्चस्व अनाया की आंखों में देखकर बोला, अनाया तुम मेरी वाइफ हो, मुझे इस तरह खुद से दूर तो मत धकेलो। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया के पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हों। वह जिस तरह से वर्चस्व के नीचे थी और वर्चस्व उसे छेड़ रहा था, वह सच में भाग जाना चाहती थी। उसके कान गाल लाल हो गए थे। वर्चस्व ने जब उसका फेस देखा तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह बोला, जान तुम शर्मा क्यों रही हो? बेबी, स्वीट हार्ट, जान, ट्रेजा पता नहीं वह उसे किस किस नाम से बुलाने लगा था। माँ मैं नहीं शर्मा रह, अनाया धीरे से बोली। अनाया को खुद भी नहीं पता था कि उसका फेस शर्म से लाल हो गया है। अगले ही पल वर्चस्व ने अनाया के बाकी के कपड़े भी फर्श पर फेंक दिए। क्या कर रहे हैं आप? कहते हुए अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सीने को कवर करने की कोशिश की तो वर्चस्व ने उसके हाथ पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिए और बोला, बेबी, ऐसा क्या है जो हम दोनों के बीच नहीं हुआ है? और तुम अभी भी शर्माती हो? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें जैसे चाहे देख सकता हूँ। सुबह सुबह वर्चस्व की आवाज़ बहुत प्यारी और सेक्सी लग रही थी। अनाया ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस बेशर्म इंसान के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी। अनाया का फेस पहले से भी ज़्यादा गर्म और लाल हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर वर्चस्व की तेज हंसी बेडरूम में गूंज गई। वर्चस्व ने ब्लैंकेट खींचा और खुद को और अनाया को कवर कर लिया। अनाया ने अपने नाजुक से हाथों से पूरी ताकत लगाकर वर्चस्व के हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वर्चस्व ने भी उसके हाथ छोड़ दिए। अनाया ने फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके सीने पर एक पंच मारा और बेली, चुप रहिए, मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए। वर्चस्व हंसते हुए बोला, मिसेज सिंह आप मेरे लिए एक बेटी क्यों नहीं करती? बेटी होने के बाद आप इतनी आसानी से शर्मिंदा नहीं होगी। वर्चस्व को कभी कभी लगता था कि बच्चे पैदा करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि बच्चा उसकी वाइफ का सारा अटेंशन ग्रैब कर लेगा। लेकिन वह मोस्ट ऑफ टाइम अनाया के लिटिल वर्जन को देखने का सच में बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। अनाया ने कहा, नहीं। वर्चस्व बोला, ओह ठीक है, तो तुम बेटा करने का सोच रही हो क्या? अनाया बोली, नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए।
अनाया को बेबी करने में का कोई एक्साइटमेंट नहीं था। बचपन से उसके एक्सपीरियंस ऐसे थे कि उसे अपने पेरेंट्स का कोई प्यार नहीं मिला था, इसलिए वह बेबी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अनाया बोली, यूवी मैं बेबी नहीं चाहती, कम से कम अभी तो नहीं। वर्चस्व ने बुरा नहीं माना और बोला, अगर तुम नहीं चाहती तो हम अभी नहीं करेंगे। वैसे भी वर्चस्व को लगता था कि अगर बेटी की जगह बेटा हो गया तो वह सच में पहले से ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट सिर्फ अनाया का लिटिल वर्जन देखने में था। अगर अनाया ने उसके लिटिल वर्जन को पैदा कर दिया तो शायद वह बर्दाश्त ना कर पाए। जैसा कि उसकी स्वीट हार्ट अभी बच्चा नहीं चाहती थी, तो वर्चस्व ने भी इस ख्याल को अपने दिमाग से लगभग निकल ही दिया। वर्चस्व ने बेबी न करने के लिए कहा था, लेकिन वह अनाया को सताएगा भी नहीं ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा था। वर्चस्व ने अनाया को नहीं छोड़ा और उसने वह सब किया जो वह करना चाहता था। 9 बजे आरके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का ऑफिशियल वर्क शुरू हो जाता था, लेकिन वर्चस्व अभी तक अनाया को अपनी बाहों में लेकर पड़ा हुआ था। अनाया ने पूछा, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना? वर्चस्व बोला, नहीं, मैं आज अपनी मैडम के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मुझे आज कोई काम नहीं करना। अनाया ने अपनी आंखें घुमा ली, उसे समझ में नहीं आता था कि इस इंसान के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती थी। कुछ देर बाद वर्चस्व ब्रेकफास्ट करके स्टडी रूम में चला गया। सारा ने अनाया को कॉल किया। अनाया ने कॉल रिसीव किया तो सारा परेशान होकर बोली, कैसी है अनाया, सब ठीक तो है? अनाया बोली, हाँ, आज सुबह वर्चस्व मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहता था, लेकिन जब मैंने मना किया तो वर्चस्व मान गया। सारा का दिमाग हिल गया, उसे इस कदर गुस्सा आया कि वो हंसने लगी और भड़कते हुए बोली, व्हाट द हेल, क्या तुम पागल हो? इंटरनेट खूनी तूफानों से भरा पड़ा है और तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या बकवास चल रहा है दुनिया में? अनाया को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातों से वर्चस्व की याद आ गई। वह सुबह बहुत शर्मा रही थी और वह बदमाश उसे और परेशान किए जा रहा था। हालांकि अनाया का रिएक्शन देखकर सारा की सारी फिक्र दूर हो गई थी। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ये अंदाज सच में बहुत अच्छा लगा। वैसे भी सारा दुनिया की फिक्र करने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी, और अगर अनाया और वर्चस्व एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और अपने बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर बकवास करने वाले उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद मोंटी वर्चस्व के पास आया और उसके कान में फुसफुसा कर बोला, युवराज मोनिका को यहाँ ले आए हैं, वह में गेट के बाहर है। अनाया किसी काम में बिजी थी। वर्चस्व ने मोंटी को ऑर्डर दिया था कि वह मोनिका को ढूंढे। न्यू पैलेस का गार्डन बहुत बड़ा था। वर्चस्व ने मोंटी को ऑर्डर दिया कि वह झील की दूसरी तरफ मोनिका को लेकर आए, उस तरफ कम ही लोग जाते थे। मोनिका ने अपने बालों को ठीक से सेट किया हुआ था और उसने एक ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन वाला सूट पहना हुआ था। उसने वर्चस्व से कहा, वर्चस्व तुम्हें अभी अभी पता चला है, राइट? तुमने एक नाजायज लड़की से नहीं बल्कि ऐसी लड़की से शादी की है जिसके खून के बारे में कुछ पता तक नहीं है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि तुम्हारी वाइफ इस तरह की नीच इंसान है? मोनिका फिर से हंसते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुस्सा उस घटिया लड़की पर निकालने में तुम्हारी हेल्प करूं? भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, लेकिन मैंने अनाया के लिए जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसकी पहचान बदलने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। 2 बॉडीगार्ड्स ने मोनिका के दोनों हाथों को पकड़कर बैक लॉक कर दिया। अब वो सिर्फ अपनी पीठ झुका सकती थी और सिर झुक सकती थी, इसके अलावा वह हिल भी नहीं सकती थी। वर्चस्व ने मोनिका की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मोनिका के बोलने के बाद पर कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मोनिका अभी भी कुछ बहुत बुरा कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने वर्चस्व की बात सुनी तो उसके दिमाग के सारे थॉट्स रुक गए और उसने शॉक्ड होकर वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व की आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थीं।
मोनिका बोली, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कौन ऑर्डर दे सकता है? वर्चस्व को पहले से इस बात का अंदाजा था कि मोनिका इतनी इजीली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये औरत अपनी बेटी से कहीं ज़्यादा स्मार्ट थी, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, कहते हुए वर्चस्व ने मोंटी पर नज़र डाली। वर्चस्व वैसे भी बकवास करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मोंटी ने बॉडीगार्ड को देखा। मोनिका पैनिक होकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वर्चस्व प्रताप सिंह, लोगों को जान से मारना गैरकानूनी है। भले ही तुम्हारे पास पौवा हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते। मैंने पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ मरी तो तुम्हें और अनाया को, मेरी बेटी और मेरे साथ दफनाया जाएगा। वर्चस्व बिना फीलिंग के किसी मशीन की तरह कोल्ड था। वैसे भी वह अनाया के अलावा और कहीं अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता था। मोंटी बोला, मिसेज रॉय, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको मार डालेंगे? आपने सोचा है कि कभी कभी जीना मरने से भी ज़्यादा बदतर हो सकता है, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। दोनों बॉडीगार्ड ने मोनिका की गर्दन पकड़कर झील के पानी में उसका सिर डुबो दिया। 111 की आवाज़ के साथ पानी से बुलबुले निकल रहे थे। मोनिका स्ट्रगल करती रही। पानी में डूबने के बाद मोनिका की पूरी बॉडी वीक हो गई। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसके लंग्स में तेज दर्द होने लगा। उसका फेस डर से पीला पड़ गया और कुछ सेकंड पहले वह जिस तरह एटीट्यूड में बात कर रही थी, अब उसका सारा प्राउड हवा हो गया था। बॉडीगार्ड ने उसका सिर वापस पानी से बाहर खींच लिया। मोंटी ने पूछा, मिसेज रॉय, अब आप कैसा फील कर रही है? क्या अब आप खुश है कि आपकी बेटी भी इसी तरह खुशी खुशी मर गई? इस कुछ मिनट में मोनिका ने मौत को अपने सामने देखा था। वह मुंह फाड़कर तेज तेज सांसें ले रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या जानना चाहते हो। मोनिका ने वर्चस्व को घूर कर देखा और वह जोर जोर से खांसती रही। वह फिर बोली, अनाया रॉय फैमिली के बच्चे की तरह नहीं दिखती थी। मुझे डाउट था कि वह विशाल की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। क्या ये बहुत अजीब नहीं है वर्चस्व? मोंटी ने स्माइल करते हुए कहा, मिसेज रॉय, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ी विरासत में मिली है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि युवराज आपसे क्या जानना चाहते हैं? आप किस तरह की डीएनए टेस्ट की बात कर रही थी? मैंने गेस किया था, मोनिका ने शांत होने की एक्टिंग करते हुए कहा। मोंटी मासूमियत से कंधे उछालते हुए बोला, ओहो, अब समझ में आया, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर ही गई है, एकदम बेवकूफ़। मोनिका नताशा को अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार करती थी। मोनिका कुछ भी नहीं बता रही थी, इसलिए वर्चस्व ने एक बार फिर से मोंटी को इशारा किया और इस बार फिर मोनिका का सिर झील के पानी में डुबो दिया गया। पहले से भी ज़्यादा देर के लिए। मोनिका अपने हाथ पटकते हुए कहा, मैं बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ। ज़्यादातर लोगों की तरह मोनिका को भी लगता था कि वह मरने से नहीं डरती, लेकिन जब वह मौत का सामना करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर जीने की चाहत कितनी ज़्यादा है। एपिसोड 252। मोनिका बोली, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने कॉल वॉइस चेंजर का यूज़ किया था। मुझे नहीं पता कि वह आदमी था या औरत, लेकिन वह जो भी था अनाया से बहुत नफरत करता था। वर्चस ने पूछा, तुम्हें डीएनए रिपोर्ट कैसे मिली? मोनिका बोली, मुझे किसी ने रिपोर्ट भेजी थी। वर्चस्व को मोनिका से कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वर्चस्व बोला, तुमने अनाया को कितनी बार गाली दी? मुझे याद नहीं। मोनिका इतनी डर गई कि हकलाने लगी। वैसे भी इस तरह की चीज़ें कौन याद रखता है? वर्चस्व बोला, शायद 3 बार। मोनिका सिर्फ अंदाजा लगा सकती थी। उसने कहा, नहीं 2 बार। वर्चस्व ने फिर कहा, तुमने कितनी बार घटिया वर्ड का यूज़ किया? मोनिका लगभग कांप गई।
क्या उसने सच में ऐसे किसी वर्ड का यूज किया था? उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। मोंटी ने सिर हिलाया और बोला, युवराज, मिसेज रॉय ने मैडम के लिए 4 बार घटिया वर्ड का यूज किया था। मोनिका को ऐसा लगा जैसे वह पागल हो जाएगी। उसका सिर चकराने लगा और अब अगर एक बार उसे झील के पानी में डुबोया गया तो वह जीने से ज्यादा मरना पसंद करेगी। वह चीखते हुए बोली, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे जल्दी से मार डालो। मोंटी जोर से हंसा और बोला, मिसेज रॉय, आप किस तरह का मजाक कर रही हैं? लोगों को मारना गैरकानूनी है, हम आपको कैसे मार सकते हैं? आप फिक्र मत करिए, अगर आपको इस पानी में डूबते हुए कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमने एक डॉक्टर का अरेंजमेंट कर रखा है। मोनिका को लगा कि उसके दिमाग की नसें फटने वाली हैं। उसने वर्चस्व के बारे में जो कुछ भी सुना था वह बिल्कुल सही था। वर्चस्व कोई इंसान नहीं, एक शैतान था, शैतान। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वर्चस्व को उकसाने की हिम्मत कैसे हुई। मोनिका को फिर से झील के पानी में डुबा दिया गया। वर्चस्व पलटा और जाने लगा। कुछ मीटर की दूरी पर चलते ही उसने अनाया को देखा जो चुपचाप दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह नहीं जानता था कि वो कितनी देर से यहाँ खड़ी थी। वर्चस्व उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। सबकॉन्शियसली अनाया से ये सब छुपाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनाया ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वह वर्चस्व के साथ साथ न्यू पैलेस की बिल्डिंग की तरफ जाने लगी। वह जानती थी कि वर्चस्व कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। वर्चस्व ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अनाया बोली, किस बात से? वर्चस्व गिल्टी फील कर रहा था। वह लगभग हंसते हुए बोला, तुमने अभी देखा कि मैंने किस तरह का ऑर्डर दिया था। अनाया ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और वर्चस्व के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। उसने अपने बालों को हटाया और बोली, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, क्या आप भूल गए कि आपने एक बार मेरे सामने किसी को गोली मारी थी और फिर आपने वही रिवॉल्वर मुझे गिफ्ट में भी दी थी? वर्चस्व सच में इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। इस बात को इतना वक्त हो चुका था कि वो पहले ही सब कुछ भूल चुका था। उसने पहले अनाया के साथ बहुत रूड बिहेव किया था। उसने अपनी दादी की पसंद की गई लड़की को अपने सिर पर एक बोझ की तरह समझा था और वह सिर्फ उसे अपना कुक बनाकर रखना चाहता था, लेकिन अब वो उसके दिल की मलिका थी। अब युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह अनाया के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वर्चस्व ने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से बोला, आई एम सॉरी। अनाया, क्या तुम उस वक्त डर गई थी? अनाया ने पूरी ऑनेस्टी के साथ कहा, थोड़ा सा, मैंने इस तरह की चीजों को पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्व ने एक बार फिर कहा, आई एम सॉरी अनाया, मैंने तुम्हें डरा दिया था। अनाया ने एक कदम आगे बढ़ाया और वर्चस्व के करीब आकर अपनी बाहें वर्चस्व की कमर की चारों तरफ लपेट दी और अपना सिर वर्चस्व के सीने पर रखकर झुक गई। वर्चस्व की पूरी बॉडी कांप गई थी। अनाया का टच बहुत ज्यादा सॉफ्ट और गर्म था। अनाया बोली, लेकिन मैं यह नहीं भूल सकती कि आप मुझे ढूंढने के लिए जंगल में आए थे। आपने ही मुझे बचाने के लिए बंदूक का यूज किया था। अनाया फिर बोली, यूवी में डरती नहीं हूँ, चाहे वह अब हो या पास्ट। वर्चस्व ने बहुत ज्यादा प्राउड फील किया और उसका दिल अजीब से सुकून से भर गया। वर्चस्व ने अनाया के सिर को दबाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं मोनिका को कुछ नहीं करूँगा। वह सेफ वापस चली जाएगी। ऐसा लगा जैसे वह किसी छोटी बच्ची को चिढ़ा रहा हो। अनाया बोली, मुझे पता है युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह एक अच्छे सिटीजन हैं, जो कानून का पालन करते हैं। वर्चस्व के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने देखा कि अनाया ने अभी भी कार्पेट स्लीपर पहने हुए हैं, जो सिर्फ कारपेट पर चलने के लिए उसे की जाती हैं। वर्चस्व नीचे झुका और उसने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया की हैरानी से आंखें फैल गईं।
अनाया का मूड पहले से बहुत अच्छा हो गया था। उसका दिल भी अजीब सी खुशी से भर गया था। अनाया ने अपनी बाहें वर्चस्व की गर्दन के चारों तरफ लपेटी और बोली, क्या मैं बहुत भारी हूँ? वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में हल्का सा उछाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वेट तोलने की कोशिश कर रहा हो। वह हंसते हुए बोला, तुम बहुत हल्की हो अनाया, ठीक से खाना खाया करो। वर्चस्व को अनाया को उठाते हुए बिल्कुल भी थकान फील नहीं हुई। वो इस खूबसूरत और क्यूट सी लड़की को जिंदगी भर अपनी बाहों में उठाकर रख सकता था जब तक वह बूढ़ा न हो जाए तब तक, और अपनी आखिरी सांस तक। तारांकिन। कुछ घंटों के इंटरनेट उथल पुथल के बाद चीजों ने फिर से एक बार टर्न किया। क्रिस्टी डिसूजा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट डाली, अनाया पर ट्रस्ट करो। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद क्रिस्टी अब एक अननोन मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी। वो कई बड़े शो में अपना एक्सीलेंट परफॉर्म कर चुकी थी, और उनमें से एक था अनाया का मेकअप करना। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वह बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बन गई थी। अनाया पर ट्रस्ट करें, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद विहान ने भी अनाया को सपोर्ट किया और उसके बाद कई ऐसे लोग सामने आ गए जो अनाया के सपोर्ट में थे। लेकिन फिर भी इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अनाया रॉय फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि अनाया की वजह से नव्या इंजर्ड हो गई थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मोनिका ने इन सब चीज़ों के लिए किस तरह से रिएक्ट किया। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन जानने के बाद वर्चस्व ने विशाल राय से कांटेक्ट किया। जब से विशाल को पता चला था कि अनाया रॉय फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है तो उसे भी बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अब वह इतना ज़्यादा नाराज नहीं था। उसके दिल में अनाया के लिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं थी और उसने इस मैटर को ज़्यादा दिल से नहीं लगाया। अगर वो उसकी बेटी नहीं थी तो नहीं थी, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पागल औरत ने सारे मैटर को इंटरनेट पर उछालकर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। जी युवराज, कहते हुए विशाल ने वर्चस्व का कॉल रिसीव कर लिया। इससे पहले कि वह वर्चस्व से माफ़ी मांगता, वर्चस्व सीधे सीधे पॉइंट पर आ गया और बोला, अपनी वाइफ को ले जाओ और उसका ख्याल रखो। उसने सारे मैटर को शॉर्ट करने के लिए एक तरीका सोचा और वर्चस्व से बोला, युवराज बेटी की मौत के बाद मेरी वाइफ की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। वह वापस आएगी तो मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा। वर्चस्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसे एक बार फिर खुशी हुई कि अनाया विशाल जैसे सेल्फिश पसंद की बेटी नहीं है। बहुत जल्द विशाल ने मोनिका की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट को इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया और उसमें बताया गया था कि मोनिका एक मेंटल डिजीज से जूझ रही है। इसके बाद हर कोई शॉक्ड रह गया। ये सब देखकर नव्या इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़फोड़ दिया। वो एक स्पैमा खरीद कर यह बात सामने लाना चाहती थी कि मोनिका की रिपोर्ट नकली है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी करती, इंटरनेट साफ हो गया और वर्चस्व ने सारी पोस्ट को हटा दिया और एक बार अनाया की रेपुटेशन फिर से क्लीन होने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स अनाया को कमेंट करने लगे, अनाया अगर तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसा है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि पोस्ट हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अनाया ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकती है। लेकिन वर्चस्व जानता था कि जब तक उसके पास पैसा है वह ऐसा कर सकता है। अनाया के बैकग्राउंड और नव्या की इंजरी के मैटर के अलावा उसने इंटरनेट से मोनिका और मिसेज राय जैसे वर्ड भी हटा दिए। विशाल की पोस्ट की गई रिपोर्ट के बाद लोगों ने मान लिया कि मोनिका मेंटली पेशेंट थी और उसने जानबूझकर अनाया को टारगेट किया। नव्या ने देखा कि उसने अनाया को टारगेट करने के लिए इतना बेहतरीन प्लान बनाया था, लेकिन वह सब कुछ फेक हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह सच में बहुत बेकार है। अनाया को वर्चस्व का प्रोटेक्शन हासिल था, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था।
अगर वह वर्चस्व के दिल में अनाया की जगह पर होती तो वर्चस्व उसके लिए ये सब कुछ कर रहा होता। नताशा की वीडियो के बाद पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन की और राजीव को अरेस्ट कर लिया गया। वह रॉयल कॉर्पोरेशन का शेयरहोल्डर था, उसे कंपनी से अरेस्ट किया गया था। इस न्यूज से तुरंत ही बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मच गया था। जब अनंत प्रताप ने ये न्यूज़ सुनी तो वह अपने सीने को पकड़कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अनंत प्रताप की 4 बेटे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी आरती की मौत हो चुकी थी। उसके दूसरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसका चौथा बेटा कई सालों से लापता था। अब सिर्फ उसका तीसरा बेटा वर्चस्व ही बचा था। वर्चस्व ने अनंत प्रताप को अपने एम्प्लॉयीज को दी जाने वाली मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराई थीं। अनंत प्रताप बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था और उसकी बॉडी का आधा पार्ट पैरालाइज्ड हो गया था। यहाँ तक कि उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया था। जब अनंत प्रताप ने देखा कि वर्चस्व की आंखों में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं है तो उसे हैरानी हुई और वह शॉक्ड रह गया। ये पहली बार था जब उसने अपने बेटे की आंखों में खुद के लिए तरस देखा था। अनाया ने अनंत प्रताप की तरफ देखा और उसे थोड़ा बुरा भी लगा। वर्चस्व ने पास खड़े डॉक्टर से पूछा, क्या वह मेरी बातों को समझ सकते हैं? डॉक्टर बोला, हाँ, वह बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। वह रुककर सिर्फ 1 या 2 वर्ड ही बोल सकते हैं। डॉक्टर को लगा कि वर्चस्व अपने पिता की हालत के लिए फिक्र कर रहा है। डॉक्टर बोला, जब तक उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशन मिलता रहेगा वह इस हालत में भी 3 से 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वर्चस्व ने डॉक्टर से कहा, ठीक है, अब बाहर जाइए। वर्चस्व ने दिल ही दिल में मजाक उड़ाया और सोचा, इस हालत में धरती पर बोझ बनकर इतने साल तक जिंदा रहना सच में मज़ेदार होगा। बेटा बेटा। अनंत प्रताप इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वर्चस्व को बेटा कहने लगा। वर्चस्व ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, अनंत प्रताप, तुम्हारे बेटे राजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। अब तुम उसे जिंदगी में फिर कभी नहीं देख पाओगे। अनंत प्रताप ने दर्द से तड़पते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कोनों से आंसू लुढ़ककर कान तक बह गए। अनंत प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दूसरा बेटा, जो कभी आवाज तक नहीं निकालता था, वास्तव में आस्तीन का इतना जहरीला सांप निकलेगा। अब अनंत प्रताप के सामने अपना इकलौता बेटा सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व ही बचा था। उसने वर्चस्व की तरफ देखा और बोला, मुझे माफ कर दो। वर्चस्व ने अनंत प्रताप का मजाक उड़ाते हुए बिना किसी हेसिटेशन के कहा, ऊपर जाकर यह वर्ड मेरी माँ से कहना। मुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्चस्व फिर बोला, अनंत प्रताप सिंह, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि राजीव ने आरती का मर्डर किया है। इस बात का प्रूफ मैंने पर्सनली कोर्ट में सबमिट किया है। मैं इस बारे में शुरू से ही जानता था। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने किए कर्मों का भुगतान करें। तू कहते हुए अनंत प्रताप ने अपने दांत पीस लिए। उसने वर्चस्व को उंगली दिखाने के लिए अपना हाथ उठाने का पूरा स्ट्रगल किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसमें नफरत नजर आने लगी। वर्चस्व इस तरह के रिएक्शन को देखने का बचपन से आदी था। उसे अनंत प्रताप के गुस्से से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वह चाहता था कि अनंत प्रताप को इसी तरह की सजा मिले। वर्चस्व फिर बोला, फिक्र मत करो, तुम मेरी माँ के सबसे फेवरेट पर्सन हो। मैं तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन दूंगा और मैं चाहूंगा कि तुम इस नरक भरी जिंदगी को फुल एंजॉय करो। मेडिकल इक्विपमेंट से बीप की तेज आवाजें आने लगी। अनंत प्रताप जोर जोर से हाँफ रहा था। वर्चस्व अपनी वाइफ को लेकर पहले ही दरवाजे तक आया और डॉक्टर से बोला, अंदर जाकर उसका ट्रीटमेंट करो, याद रहे वह मरना नहीं चाहिए। डॉक्टर पसीने से भाग गया। उसने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और फौरन अनंत प्रताप का चेकअप करने लगा।
अनंत प्रताप थोड़ा एंग्शियस हो गया था, इसलिए उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। उसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि अनंत प्रताप जानता था कि वर्चस्व उसे जिंदा नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने देना चाहता है। आसमान में सूरज ढल रहा था और वर्चस्व उदास होकर विंडो के पास खड़ा था। अनाया उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने वर्चस्व के बालों को छुआ और बोली, यूं भी उदास मत हो। हालांकि ऐसा कहना ठीक नहीं था। जो शख्स इस वक्त बेड पर पड़ा था वह वर्चस्व का बायोलॉजिकल फादर था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने पिता होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया था। वर्चस्व ने अपना सिर अनाया की गर्दन में दबाया और बोला, मैं दुखी नहीं हूँ। अनाया। वर्चस्व ने अनाया का नाम पुकारा। अनाया। उसने मैं रिस्पॉन्स किया। वर्चस्व ने कहा, अब से मेरे पास सिर्फ तुम। एपिसोड 253। अनाया ने धीरे से स्माइल पास करते हुए अपना फेस ऊपर की तरफ उठाकर वर्चस्व को देखा। वह रोया नहीं था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। भले ही वह अनंत प्रताप से नफरत करता था, लेकिन वह उसके पिता थे जिसे वह बचपन से चाहता था, और वह वही शख्स था जिससे उसकी मां बेइंतहा प्यार करती थी। यहाँ तक कि वर्चस्व ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उसके सामने एक बार फिर से अपना क्रूल फेस दिखाया था। लेकिन फिर भी वर्चस्व हॉटलेस नहीं था। अनाया अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसने वर्चस्व की आंखों में देखते हुए कहा, वर्चस्व, मैं अभी भी आपके पास हूँ। लेकिन क्या आपको ये बुरा नहीं लगता कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और मेरी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता? कहते हुए उसने धीरे से वर्चस्व के होठों को चूम लिया। वर्चस्व कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया और फिर उसने अनाया को पीछे से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वर्चस्व अंदर से बहुत इमोशनल था और अनाया ये बात फील कर सकती थी। मोंटी जब उन लोगों को लेने आया तो उसने हॉस्पिटल कैंपस के गार्डन में अपने बॉस और उसकी वाइफ को किस करते हुए देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए। वह घूम और वापस चला गया और दूर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और उन दोनों के बाहर आने और अपनी की खत्म करने का वेट करने लगा। कार में बैठते ही मोंटी ने अनाया की तरफ देखा। उसके होठों पर स्वेलिंग थी और वह पहले से ज्यादा रेड लग रहे थे। मोंटी बहुत इनोसेंट था। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह अपने बॉस और उसकी वाइफ को इंटीमेट होते हुए देखें। वह फौरन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अनाया से पूछा, मैडम, रॉय फैमिली ने मैसेज भेज कर पूछा है, क्या आप नताशा के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती हैं? विशाल को इस बारे में अनाया से पूछना चाहिए था, लेकिन अनाया पहले से ही रॉयल फैमिली से अलग हो चुकी थी। मोनिका के हंगामा करने के अलावा भी अनाया जानती थी कि विशाल ने कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं माना। हालांकि अनाया को लगा कि विशाल वर्चस्व का सपोर्ट पाने के लिए उसके साथ अभी रिश्ता बनाए रखना चाहता था, लेकिन अनाया को एक बात समझ में नहीं आई। अनाया भले ही विशाल की बेटी नहीं थी, लेकिन गौरव अभी भी उसका बेटा था। अनाया को गौरव के अलावा रॉय फैमिली के किसी भी मेंबर के मरने या जिंदा रहने से कोई लेना देना नहीं था। अनाया बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मोंटी ने हाँ कहा, वह विशाल को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा। मोंटी फिर बोला, मैडम, मास्टर गौरव के पास मिस्टर विशाल रॉय का कॉल आया था, लेकिन उन्हें भी वहां जाने से मना कर दिया। जैसा कि गौरव वहां नहीं जाना चाहता था तो अनाया उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। वर्चस्व कंटिन्यू अनाया को देख रहा था। अनाया ने जब उसे इस तरह खुद को देखते हुए देखा तो बोली, क्या देख रहे हैं आप? वर्चस्व बोला, मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट मैच है। अनाया ने स्माइल करते हुए अपनी आंखें घुमली। क्या वह सच में वर्चस्व के लिए परफेक्ट मैच थी? नताशा की अंतिम संस्कार में लगातार बारिश होती रही और बहुत कम लोग पहुंचे।
नताशा के अंतिम संस्कार में मोनिका की चीखों के अलावा कुछ नहीं था। मोनिका के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि वह किसी पागल की तरह ही लग रही थी। जैसा कि विशाल ने कहा था कि वह मेंटली फिट नहीं है, उसकी हरकतों ने लोगों को इस बात पर और भी ज्यादा यकीन दिला दिया। राजीव की शादी नहीं हुई थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उसके नाम के रॉयल कॉर्पोरेशन के शेयर वर्चस्व को ट्रांसफर कर दिए गए और वर्चस्व रॉयल कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर बन गया। इस बार अनाया ने रॉयल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर ऑफिस में वर्चस्व के लिए लंच भेजा। वर्चस्व ने बैक टू बैक मीटिंग्स की, उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कोल्ड थे और वह अपनी जुबान से सिर्फ जहर उगल रहा था। उसने आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया। शौर्य कहाँ है? पूछते हुए वर्चस्व ने डॉक्यूमेंट टेबल पर फेंक दिए। वो इस तरह की बकवास चीजों को से डील नहीं करना चाहता था। 1 महीने पहले फोर्थ प्रिंस को इटली में देखा गया था। अब हमें नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे, अजय ने कहा। लेकिन उसे लगने लगा था कि फोर्थ प्रिंस की मुसीबतें बढ़ाने वाली है। तारांकन। हैरी अपने हाथ में एक नोटबुक लिए सोफे पर बैठा था, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे थे। हैरी, यह सच है कि मैंने नताशा को छुपाने में हेल्प की थी। हैरी, हम दोनों एक हैं और मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ कि अपने प्यार के लिए कैसे लड़ना है। इस कंट्री में नताशा को छुपाने वाले लोगों की गिनती उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन हैरी को ये यकीन नहीं था कि उसे छुपाने वाला वह खुद ही था। हैरी को लगा कि हयान क्या सोच रहा था। उसने सोचा कि अगर वर्चस्व ने नताशा को जेल से बाहर निकाला है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें नव्या की गलती थी। हयान चाहता था कि सारा ब्लेम वर्चस्व के ऊपर आ जाए। अगर ऐसा होता तो वर्चस्व और अनाया के बीच में रिलेशन खराब हो जाते। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो नताशा की हेल्प करेगा, लेकिन नताशा अनाया को चोट पहुंचाने के लिए नव्या का यूज करेगी। इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि हयान ने इस नताशा नाम के शतरंज के मोहरे को जब सबक सिखाना चाहा तो हैरी अपनी पर्सनैलिटी में वापस आ गया और उसने अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा लिया। उसे यह पता चल गया था कि हयान उसकी बॉडी में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही आ सकता था। हैरी ने अपने गले में पहने हुए पेंडल को टच किया। उस पर लिखे हुए ए लेटर को वह बार बार टच कर रहा था। साइकियाट्रिस्ट ने हेल्पलेस होकर कहा, सर, अगर आप मुझे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो वह क्यों आपकी बॉडी और माइंड में आया है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब से हैरी को पता चला था कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हयान ने नताशा की हेल्प की थी, तब से उसका साइकियाट्रिस्ट कंटिन्यू उससे इमोशनली डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली। इस ड्यूरेशन में उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुई। हैरी बोला, अगर उसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते तो उसे मार डालो। साइकियाट्रिस्ट इतना ज्यादा हैरान हो गया कि उसकी आईब्रो उछल पड़ी और वह बोला, सर, मुझे लगता है कि आपकी दूसरी पर्सनैलिटी आपकी यंग एज में बनी होगी। क्या आप सच में उसे मारना चाहते हैं? हैरी बिना किसी हेजिटेशन के बोला, हाँ। साइकियाट्रिस्ट ने ऑर्डर मिलते ही सिर नीचे किया और कुछ नोट्स लिखने लगा। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हैरी कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में था। हैरी उठकर वॉशरूम में चला गया और उसने मिरर में खुद को देखा और बोला, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हैरी। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे दिल में अब भी अनाया है, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तारांकन। फैशन पैराडाइज कंपनी। रूबी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर अनाया को देते हुए कहा, अनाया, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार रीड कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस पर सिग्नेचर कर दो। अनाया बोली, रूबी, तुम इस सारे मैटर में क्या सोचती हो? रूबी लापरवाही से बोली, इसमें सोचना क्या है? मोनिका एक घटिया औरत थी, उसके दिमाग में गड़बड़ थी। अब ये बात हर किसी को पता चल चुकी है।
जहाँ तक रही नव्या की बात, तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बहुत बड़ी कंस्पिरेटर है। जहाँ तक तुम्हारी पहचान की बात है, तो कोई भी अपने बैकग्राउंड को अपने मन से नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड और अपने वैल्यू को खुद बना सकते हैं। अनाया की आंखें भीग गईं। उसने बोला, थैंक यू सो मच रूबी। अनाया ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नज़र डाली और सिग्नेचर कर दिए। लास्ट टाइम इंटरनेट पर हंगामा होने के बाद अनाया के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनाया को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसने रूबी से पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो रूबी बोली क्योंकि उन सब के प्रोजेक्ट में आरके ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है और उनका आरके मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वर्चस्व कहते हुए अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर ठंडे पानी की फुहारें गिर रही हो और कोई सॉफ्ट सा पंख उसकी आंखों को सहला रहा हो। रूबी ने कहा, अनाया तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब रूबी ने देखा कि अनाया कुछ नहीं बोल रही है, तो उसने अनाया को समझाया, कहा, तुम वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ और उसकी हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। अनाया बोली, रूबी मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी हैरान हूँ। कहते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। रूबी को लगा कि वर्चस्व सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। इससे पहले वह वर्चस्व को पावरफुल और डोमिनेटिंग और रूड पसंद समझती थी, और उसके लेकिन दिल में वर्चस्व के लिए कोई भी अच्छे थॉट्स नहीं थे। रूबी ने सोचा, अगर वर्चस्व ने नव्या जैसी घटिया लड़की के साथ इंटरनेट पर अफवाहें न फैलाई होती तो वह सच में बहुत अच्छा था। अनाया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी कि वह सडनली झिझक गई और बोली, रूबी इस बार करण मल्होत्री के साथ। रूबी की स्माइल उसके होठों पर जम गई। ऐसा लगा जैसे वह खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। रूबी बोली, हाँ ये ठीक है, मुझ पर उसके कुछ एहसान है और रिश्ते में एहसान चुकाने का यह मेरा अपना तरीका है। अनाया रूबी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एंटरटेनमेंट चैनल पर ऑनलाइन एक न्यूज़ देखेगी। फेमस मॉडल करण मल्होत्रा का अपने फॉर्मर मैनेजर के साथ फिर से मिलने का डाउट है। साथ में एक पिक्चर भी थी जिसमें करण बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन रूबी का फेस क्लियर नहीं था। लेकिन अनाया ने रूबी के गुची बैग को पहचान लिया, जिसे वह रूबी के लिए इटली से लेकर आई थी। दोपहर में अनाया पर्सनली वर्चस्व के लिए रॉयल कॉर्पोरेशन में लंच बॉक्स लेकर गई। रॉयल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय आरके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वर्चस्व की वाइफ के रूप में अनाया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मोंटी पर्सनली अनाया को सीधे सीईओ केविन में वीवीआईपी लिफ्ट से ले गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां अनाया को देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि अनाया पिक्चर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। रॉयल कॉर्पोरेशन का ऑफिस काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था, लेकिन वर्चस्व ने ऑफिस में कोई भी मेजर चेंज नहीं किया। जाहिर था उसका यहाँ लंबे वक्त तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। अनाया ने पूछा, युवी क्या आप रचित आहूजा को जानते हैं? वर्चस्व ने खाने का एक बाइट लिया और बोला, वह आहूजा फैमिली का बड़ा बेटा और नव्या का बड़ा भाई है। वर्चस्व ने इतना छोटा आंसर दिया कि अनाया को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने फिर पूछा, रचित आहूजा? इससे पहले वो कुछ भी बोल पाती, वर्चस्व ने अपने हाथ से स्पून नीचे रख दिया और एक्सप्रेशन लेस होकर अनाया को देखा और पूछा, मिसेज सिंह क्या आप जानती है कि आपका हस्बैंड किस तरह का शख्स है? वर्चस्व का फेस एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जालस वाली फीलिंग को नहीं छुपाया। अनाया ने पूछा, किस तरह का? हालांकि वह जानती थी कि वर्चस्व एक जालस इंसान है। वर्चस्व ने आंखें सिकोड़कर अनाया को देखा। अनाया बोली, आप चाइल्डिश, डोमिनेटिंग, जल्दी से गुस्सा होने वाले और जालस पसंद हैं। बोलते वक्त अनाया ने अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोकी।
वर्चस्व ने अपनी टंग को अपने मुंह में ही ट्विस्ट किया और अनाया से बोला, यहाँ आओ। अनाया इतनी इडियट नहीं थी कि वह वर्चस्व की तरफ चली जाती। ओह, कहते हुए वर्चस्व के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई और वह उठकर खड़ा हो गया। अनाया भागना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वर्चस्व ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी गोद में खींच लिया। अनाया वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी, वह खुद को चीखने से रोक नहीं पाई। अनाया ने सबकॉन्शियसली डोर की तरफ देखा, ये शो करने के लिए कि दरवाजा बंद है या नहीं। वर्चस्व में अनाया को गले लगाया, वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वर्चस्व धीमी आवाज में हंस और बोला, मिसेज सिंह, क्या आप किसी गैर मर्द की बाहों में हो? आप इस कदर घबरा क्यों रही हैं? अनाया इतराते हुए बोली, हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं। अगर हम दोनों पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं। मेरे हस्बैंड। वर्ड को सुनने के बाद वर्चस्व ने अपने होठों से रिपीट किया और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वर्चस्व ने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और हंसते हुए बोला, जैसा कि आपने कह दिया है कि आपके हस्बैंड मुझे पीटेंगे तो क्यों ना मैं फिर मौके का फ़ायदा ही उठाऊं और आपको बेड पर ले जाकर पूरा बिगाड़ दूं। अनाया ने पैनिक होकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की और बोली, हम ऑफिस में हैं। कहाँ लिखा है कि ऑफिस में क्या प्यार नहीं कर सकते? कहते हुए वर्चस्व ने अनाया की चिन को पकड़ लिया। छोड़िए मुझे। अनाया वह पीछे हटाना चाहती थी। वर्चस्व को ऑफिस में इस तरह की एक्टिविटी करने का पर्सनली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने आकाश को ऑफिस केबिन में कई बार इस तरह की बेशर्मियां करते हुए देखा था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि घबराई सी लड़की को अपनी बाहों में भरना सच में कुछ अलग ही फीलिंग है। वर्चस्व धीरे से हंसा और उसने अनाया की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह अनाया के होठों को चूमने ही वाला था कि सडनली अनाया को ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वर्चस्व कुछ बोल नहीं रहा था। अनाया ने अपनी आंखों के कोने से उस डायरेक्शन में देखा जिस दीवार को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वह एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल थी। ट्रांसपेरेंट वॉल की दूसरी तरफ से 7-8 सेक्रेटरी सीईओ केविन की तरफ घूर रहे थे। वह सब शॉक्ड थे, मानो उन्होंने कोई एक्सप्लोसिव देख लिया हो। उनकी आंखों शरारत से भरी हुई थीं। अनाया का माइंड कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी वर्चस्व के फेस पर था। वर्चस्व ने सबकॉन्शियसली अपना हाथ नीचे रख दिया था। अनाया को ऐसा लगा जैसे वह शर्म से मरने वाली हो। वह इतनी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी कि फौरन ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी। वर्चस्व, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते हुए उसने अपना सिर वर्चस्व की बाहों में छुपा लिया और इरिटेट होकर वर्चस्व को मारा भी। वर्चस्व ने अनाया की छोटी सॉफ्ट सी हाथ की बनी हुई मुट्ठी को देखा जिससे उसे सच में कोई खतरा नहीं था। वर्चस्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वह बोला, मैं तुम्हें क्या याद दिलाता? एपिसोड 254। अनाया बोली, यही कि पास में ट्रांसपेरेंट वॉल है। वर्चस्व अनाया के इस तरह से प्यार जताने को एंजॉय कर रहा था। ये ऑफिस केविन आर के ग्रुप के ऑफिस से बिल्कुल अलग था। जब अनाया यहाँ आई तो उसने उस ट्रांसपेरेंट वॉल को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। वर्चस्व ने कुछ देर तक अनाया का अपनी बाहों में छुपने को एंजॉय किया। हालांकि जब अनाया ने सेक्रेटरी को ऑफिस केविन की तरफ देखते हुए देखा तो उन लोगों ने फौरन अपनी नज़रें नीचे कर लीं। वह सिर्फ अपने बॉस को सीक्रेटली प्यार करते हुए देखना चाहते थे, वरना वह जानते थे कि वह आज के आज बेरोजगार हो जाएंगे। वर्चस्व ने रिमोट कंट्रोल उठाकर कुछ बार कीज प्रेस किया और ग्रे कलर के पर्दे अपने आप बंद हो गए। वर्चस्व ने अनाया के छोटे से सिर को छुआ और बोला, अब कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। अनाया ने चुपके से अपना सिर उठाया और राहत की सांस ली। अनाया अब यहाँ एक और सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। वो फौरन बोली, मैं जा रही हूँ, आप अकेले खा सकते हैं।
वर्चस ने फौरन उसकी कमर पकड़ ली और बोला, अगर तुम अभी जाओगी तो सभी तुम्हें देखेंगे। ओह हाँ कहते हुए अनाया रुक गई। वर्चस्व खाना खाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ और मुझे खुश कर दो तो मैं पर्सनली तुम्हें बाहर छोड़ने चलूंगा। फिर वह लोग तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। खाना खिलाने तक तो ठीक था, लेकिन ये खुश करने का क्या मतलब था? अनाया शॉक्ड रह गई। उसने घूरकर वर्चस्व को देखा और बोली, आप सच में बहुत बेशर्म है। वर्चस्व इतराते हुए बोला, जल्दी करो, देर हो रही है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इंटरनेशनल टी स्टेज पर चलते वक्त भी इतना डर नहीं लगता जितना इस वक्त इस रॉयल कॉरपोरेशन की सीईओ केबिन में लग रहा था। अनाया ने अपने होंठ जाकर वर्चस्व के होठों पर रख दिए और उसे धीरे से चूम, लेकिन वर्चस्व ने फिर उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। अनाया जानती थी कि किस करने के बाद वर्चस्व उसे बाहर तक छोड़ने जाएगा, लेकिन वह सिर्फ इनाम से खुश नहीं थी, उसे कुछ और भी चाहिए था। अनाया बोली, क्या आप रचित आहूजा को जानते हैं? वर्चस्व बोला, वो एक पागल और मंदबुद्धि इंसान है। अनाया इधर उधर की बातें करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। उसने सीधे सीधे पूछा, क्या आपको रचित और रूबी के बारे में कुछ पता है? वर्चस्व बोला, उन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी लेकिन फिर टूट गई। जब रूबी ने अनाया को साइन किया था तभी वर्चस्व ने उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी निकाल ली थी। अनाया, तुम इस तरह की बकवास क्यों कह रही हो? वर्चस्व ने खाने की प्लेट दूर खिसका दी और गुस्सा हो गया। अनाया ने अपनी आंखें घुमाई और अपने सामने बैठे जिद्दी अड़ियल बच्चे को प्यार से खाना खिलाने आगे बढ़ गई। जब बरसात में कुछ बाइट खाने के खा लिए तो अनाया बोली, अब बताइए। वर्चस्व ने कहा, रचित ने सोचा था कि रूबी और करण के बीच में रिलेशन है, इसलिए उसने करण को इंडस्ट्री में बैन करवा दिया। उसने रूबी और करण का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और उसने रूबी से कहा कि वो दोबारा कभी करण से बात नहीं करेगी, वरना वह करण की लाइफ को बर्बाद कर देगा। अनाया को समझ में आ गया था कि जब करण अपने करियर की टॉप पोजीशन पर था तब वो कुछ वक्त के लिए सडनली गायब क्यों हो गया था। अनाया को बिल्कुल भी पता नहीं था कि रॉयल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज के इनर सर्कल में धमाका हो गया है। रॉयल कॉरपोरेशन का इंटरनल मैनेजमेंट हमेशा ही ठीक नहीं रहा था। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं था कि एम्प्लॉइज बॉस के बारे में कोई भी गॉसिप नहीं फैलाएंगे। आधे घंटे से भी कम वक्त में वर्चस्व की गोद में बैठी अनाया की पिक्चर्स सभी ग्रुप में फैल गई। लोग आहों भर रहे थे, जिन्हें भी लगता था कि अनाया वर्चस्व की लाइफ में एक डेकोरेटिव पीस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और वर्चस्व एक क्रूर पर्सन है। वह अपनी आंखों के सामने इस तरह की पिक्चर देखकर अपना सिर पीट लेना चाहते थे। वर्चस्व अपने प्रोमिस के हिसाब से अनाया को बाहर तक छोड़ने आया। अनाया को कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वह ऑफिस से सीधे मार्केट चली गई। तारांकिन। अनाया जब न्यू पैलेस में वापस आई तो हरीश पहले से ही एंट्रांस पर उसका वेट कर रहा था। उसने अनाया को ग्रीट किया और बोला, मैडम, फोर्थ प्रिंस वापस आ गए हैं। कौन? अनाया ने पूछा। हरीश ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, युवराज के छोटे भाई शौर्य प्रताप सिंह, छोटे प्रिंस वापस आ गए हैं। युवराज के लोग उन्हें किडनैप करके यहाँ ले आए, इसलिए अब वह घर में नखरे दिखा रहे हैं। शौर्य। जब अनाया ने ये नाम सुना तो सबसे पहले उसके मन में कुमुद का ख्याल आया। अनाया को हरीश अपने साथ लाया। जब उसने लिविंग रूम में इंटर किया तो देखा कि एक लंबा शख्स लापरवाही से कपड़े पहने हुए सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठा है। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ है और फोन की तरफ देख रहा है। वह बहुत शांत दिख रहा था। अनाया ने पूछा, युवराज कहाँ है? हरीश बोला, वह स्टडी रूम में है। छोटे प्रिंस ने अभी अभी एक पेंटिंग फाड़ दी। दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा था। हरीश की बातों का सीधा सीधा मतलब था कि अनाया शौर्य को मनाए।
न्यू पैलेस बहुत शांत था, भले ही अनाया और हरीश ने अपनी आवाज धीमी कर ली थी, लेकिन फिर भी शौर्य का ध्यान उस तरफ चल ही गया। शौर्य ने अपनी नजरें उठाई और अनाया की तरफ देखा। तभी अनाया को शौर्य का फेस साफ साफ दिखाई दिया। उसका फेस वर्चस्व से काफी ज्यादा मिलता था और वह बहुत हैंडसम था। शौर्य ने हल्की सी स्माइल की और हरीश से बोला, ये कौन है? साफ साफ समझ में आ रहा था कि वह अनाया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अनाया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डस्टबिन पर नजर डाली। वहां ऑयल पेंटिंग के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। ये छोटा सा गिफ्ट था जो वर्चस्व ने कुछ दिन पहले अनाया को दिया था, लेकिन अब शौर्य ने उसे फाड़ दिया था। हरीश का शौर्य के साथ डील करते करते सिर दुखने लगा था। उसने निराश होकर कहा, छोटे प्रिंस, यह आपके भाई की वाइफ हैं। आपको इन्हें भाभी कहना चाहिए। शौर्य उठकर खड़ा हो गया और उसने अनाया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई, जैसे वह अपने भाभी की तारीफ करने वाला हो और उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो। शौर्य बोला, नमस्ते भाभी। मुझे लगा था कि मेरा भाई नव्या से प्यार करता है और नव्या ही मेरी भाभी बनेगी, लेकिन मुझे अपनी भाभी की जगह पर आपको देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। छोटे प्रिंस, आप कहते हुए हरीश चुप हो गया। उसे शौर्य पर गुस्सा आ गया था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। नव्या को लेकर वर्चस्व और अनाया के बीच पहले ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। हरीश ने डिसअपॉइंट होकर अनाया की तरफ देखा और बोला, मैडम, इस तरह की बात सच में किसी के भी दिल को चोट पहुंचाने के लिए काफी थी। अनाया ने अपने दिल के दर्द को दबा लिया और हरीश की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं अंकल। अब अनाया को हरीश की बात पर विश्वास हो गया था कि शौर्य सच में बहुत गुस्से में था और वह जानबूझकर उसे दुखी कर रहा था, क्योंकि शायद शौर्य को पता था कि अनाया के दुखी होने से वह वर्चस्व को परेशान कर सकता था। अनाया ने पूछा, मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह, लगता है आपने अपनी लाइफ में कभी किसी गर्लफ्रेंड को डेट नहीं किया, राइट? शौर्य के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वह स्वीट, क्यूट और इनोसेंट सी लड़की फौरन उसके दिमाग में आ गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे वह 3 सालों से ढूंढ रहा था और सारी दुनिया में भटक रहा था, वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं। अनाया ने यह नहीं सोचा कि शौर्य के दिमाग में क्या चल रहा है। अनाया सामने सोफे पर बैठ गई। वह अपने देवर शौर्य के लिए बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थी। उसने कहा, क्या आप सारा बंसल को जानते हैं? जब शौर्य विदेश में था तो उसने अनाया के बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। शौर्य बोला, वह हाई सोसाइटी की लड़की थी, उसे कौन नहीं जानता। मुझे लगता है कि भाभी मेरे सामने ये दिखाना चाहती है कि वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, राइट? शौर्य अनाया को काफी देर से देख रहा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने अनाया को पहले कहीं देखा है। सारा और कुमुद कई सालों से अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अनाया भी कुमुद की फ्रेंड थी। शौर्य बोला, उस लड़की को बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। वह शकल में झगड़ा करने के लिए फेमस है। उसने जानबूझकर सारा को मजाक उड़ाया। अनाया को सडनली शौर्य से बात करने में बोरियत फील होने लगी। उसने बोरियत से मुंह बनाया और शौर्य से बोली, ओह ठीक है, 4th प्रिंस मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह, इस पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ थी। आप मुझे इसका कॉम्पनसेशन दें। यह आपका और आपके भाई का पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कहते हुए सडनली अनाया की नज़र सेकेंड स्टोरी पर खड़े वर्चस्व पर पड़ी। उसने पूछा, क्या युवराज को कोई ऑब्जेक्शन है? वर्चस्व स्टडी रूम से बाहर निकाला था। वह नीचे अनाया और शौर्य को बात करते हुए देखने के लिए रेलिंग पर खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर मिसेज सिंह ने डिसाइड कर लिया है तो मैं ऑब्जेक्शन वाला कौन होता हूँ? शौर्य वर्चस्व का जवाब सुनकर शॉक्ड रह गया।
उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई उससे इस घटिया सी पेंटिंग के लिए कॉम्पनसेशन मांग रहा है। पास्ट में शौर्य ने गुस्से में एक कार तोड़ दी थी, लेकिन वर्चस्व ने उसे एक वर्ड भी नहीं बोला था और उसके लिए न्यू कार ला कर दी थी। श्योर, आई पे फॉर दिस, कहते हुए शौर्य ने अपना कोट लिया और बाहर निकल गया। जाते जाते उसने वर्चस्व की तरफ देखा और बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। आप मुझे रॉयल कॉर्पोरेशन दे सकते हो और मैं जल्द ही उसे इस पेंटिंग की तरह बर्बाद कर दूंगा। हरीश बचपन से इन दोनों भाइयों के इस बिहेवियर को देखने का आदी था, उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। अनाया ने वर्चस्व उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि आपके और आपके भाई के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। अनाया इस बात पर हैरान थी, उसने सुना था कि वर्चस्व ने अपने छोटे भाई को बड़ा किया है और एक पिता की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। लॉजिकली देखा जाए तो उस छोटे भाई को वर्चस्व के लिए रिस्पेक्टफुल और लॉयल होना चाहिए, लेकिन वर्चस्व को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसकी और उसके भाई के रिश्ते में कुछ भी गड़बड़ थी। उसे तो सब नॉर्मल ही लग रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका भाई वापस आकर रॉयल कॉर्पोरेशन को संभालने के लिए तैयार नहीं था। अनाया ने पूछा, आपको इस बात से डर नहीं लगता अगर उसने सचमुच रॉयल कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर दिया तो? वर्चस्व ने अनाया का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और बोला, रॉयल कॉर्पोरेशन सिर्फ शौर्य के लिए ही बचा के रखा हुआ है। अगर उसे लगता है कि रॉयल कॉर्पोरेशन कचरा है तो उसे यह कचरा खुद ही साफ करना पड़ेगा। अनाया का हैरानी से मुंह फटा का फटा रह गया। सच में रॉयल फैमिली का कचरा कितना ज्यादा कीमती था? अनाया ने पूछा शौर्य कहाँ गया था? वर्चस्व बोला, वो किसी को ढूंढने गया था। अनाया ने पूछा, किसे? वर्चस्व बोला, मुझे नहीं पता। वर्चस्व क्वेश्चन का आंसर दिया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेशक उसे पता था, लेकिन वह अनाया को नहीं बताएगा। वह अनाया को शौर्य और कुमुद के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। सच तो ये था कि वह कुमुद और शौर्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भले ही वह इस बात को अनाया से जिंदगी भर ना छुपा सके, लेकिन कुछ वक्त तो छुपा ही सकता है। तारांकन, अनाया और नव्या के बीच इतना कुछ हो जाने के बाद नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि नव्या उसे फिर दोबारा कोई कांटेक्ट करेगी, लेकिन वह गलत थी। नव्या ने उससे कांटेक्ट किया और अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी किया। उसने नव्या को एक गिफ्ट भेजने के बारे में सोचा था। वह उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसके मोबाइल पर सारा का कॉल आ गया है। उसने पूछा, क्या तुम नव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही हो? अनाया बोली, नहीं, उसने मुझे एक इनविटेशन कार्ड भेजा है, लेकिन मैं इसे रिजेक्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। सारा ने हंसते हुए कहा, अनाया तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा सर्कल जानता है कि तुम नव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही हो। क्या? अनाया हैरान होकर बोली। सारा बोली, नव्या ने इस बात को पूरे सर्कल में फैला दिया है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और तुम उसकी पार्टी में आ रही हो। अगर तुम नहीं गई तो सबको लगेगा कि तुम्हारे दिल में नव्या के लिए अभी भी अच्छी फीलिंग्स नहीं हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अनाया ने कॉफी टेबल पर रखे इनविटेशन कार्ड को देखा और धीरे से हंसी। उसकी वॉइस थोड़ी कोल्ड थी। उसने कहा, तो फिर चलो देखते हैं। उसने बहुत तैयारी की होगी, हमें उससे मिलना चाहिए। नव्या हमेशा ही एक डिसेंट पसंद की तरह एक्ट करती थी। उसने भले ही अनाया को इनविटेशन भेजा था, लेकिन उसके बाद भी उसने वर्चस्व को पर्सनल इनविटेशन भेजा। जब वर्चस्व वापस आया तो उसने अनाया से वही सवाल पूछा, क्या तुम नव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही हो? अनाया ने सीधे सीधे आंसर नहीं दिया और बोली, आपको कैसे पता? रोहन और दूसरे लोगों ने कहा है। आकाश और रोहन ने इसके बारे में वर्चस्व को तब बताया जब वो आज वर्चस्व से काम के बारे में बात करने आए थे।
वर्चस्व को नव्या की पार्टी का इनविटेशन 2 हफ्ते पहले ही मिल गया था, लेकिन उसका पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोचा था कि वह मोंटी को भेजकर नव्या के लिए कोई गिफ्ट पहुंचा देगा। वर्चस्व के हाथ में नव्या की पार्टी का कार्ड था। अनाया ने वर्चस्व का इनविटेशन कार्ड लिया और उसे देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। अनाया के कार्ड पर उसका नाम प्रिंटेड था, लेकिन वर्चस्व के कार्ड पर उसका नाम पेन से लिखा हुआ था। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी और साफ साफ समझ में आ रहा था कि यह नव्या ने खुद लिखा होगा। ये देखने के लिए कि अब नव्या क्या करना चाहती है, अनाया ने कहा, ठीक है चलते हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले। उसका बर्थडे 17 तारीख को है और तुम्हारा बर्थडे 19 को है। हम पहले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वर्चस्व पलटा और सोफे पर बैठ गया। जाहिर था पर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। एपिसोड 255। अनाया अपना बर्थडे लगभग भूल ही गई थी। रॉय फैमिली ने कभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ गौरव ही उसके लिए एक छोटा सा केक खरीदता था और बर्थडे सॉन्ग गाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से ये भी नहीं हो पाया। सारा और कुमुद एक के बाद एक मुसीबत में पड़ गईं और गौरव को भी ल्यूकेमिया डिटेक्ट हो गया। अनाया अपनी बर्थ डेट लगभग भूल ही गई थी। उसे याद भी नहीं कि पिछले साल उसका बर्थडे कब आया और कब चला गया। जब उसका बर्थडे था तो वर्चस्व के साथ उसकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और उन दोनों के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। सडनली अनाया को ख्याल आया कि उन दोनों की शादी को 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। वक्त सच में कितना तेज चलता है। वर्चस्व एक्सप्रेशन लेस होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ किया। वो एक नासमझ रूठे हुए छोटे बच्चे की तरह इस बात का वेट कर रहा था कि कोई आए और उसे मनाए। अनाया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वह किस बात से नाराज था। डिनर के बाद अनाया ने स्टडी रूम में जाकर देखा तो वर्चस्व सोफे पर अलसी की तरह बैठा हुआ था और अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट रीफ कर रहा था। सडनली अनाया का फ़ोन वाइब्रेट हो गया। उसके फ़ोन पर आकाश का टेक्स्ट था। भाभी, आप नव्या के बर्थडे में जाना चाहती है। फिर आपके बर्थडे का क्या होगा? अनाया को समझ में नहीं आया कि आकाश को उसके बर्थडे की फिक्र क्यों होने लगी। अनाया ने पूछा, क्या हुआ? आकाश बोला, भाई ने आपको सरप्राइज देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट रेडी किए हैं और वह इसकी तैयारी पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए डिजाइनर गाउन रेडी करने के लिए ऑर्डर भी दिया है। वो एक पार्टी भी देना चाहते हैं जिसमें आपके क्लासमेट, कलीग और फ्रेंड्स को इनवाइट करने का प्लान है। और फाइनली मुझे पता चला कि आप नव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही है। अनाया ने सडनली अपना सिर उठाया और वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व अपना सिर झुकाकर लैपटॉप के सामने काम कर रहा था। उसने गोल्डन फ्रेम का एक चश्मा पहना हुआ था जो वह बेसिकली रेडिएशन से बचने के लिए यूज़ करता था। तभी आकाश का एक और मैसेज आ गया, भाभी यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन भाई आपके बर्थडे के लिए पिछले 15 दिनों से केक बनाना सीख रहे हैं। अनाया ने आकाश को थैंक यू बोला और बात खत्म कर दी। वर्चस्व भी काम करते वक्त अनाया की एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि वह कुछ देर से अपने फ़ोन से खेल रही थी और उसने बुक नीचे रख दी थी। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, आप खुश नहीं है? अनाया के होठों पर स्माइल आ गई और वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। वर्चस्व उन्हें कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें ईमेल पर टिकी हुई थी, वह बिल्कुल भी नहीं हिला। अनाया ने वर्चस्व के लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बोली, आप इस तरह के डॉक्यूमेंट को 1 मिनट में रीड कर लेते हैं, लेकिन मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि आपने इसे स्क्रॉल कर तक नहीं किया। वर्चस्व ने अपना सिर टर्न किया और अनाया की तरफ काफ़ी देर तक देखता रहा। अनाया ने पूछा, क्या आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैं नव्या की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ? वर्चस्व बोला,
अनाया, तुम्हारा खुद का भी बर्थडे है। तुम किसी की पार्टी में क्या करने जा रही हो? सकल में एक साथ बर्थडे होना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वैसे भी अगर अनाया नव्या की बर्थडे पार्टी में जाएगी तो उसकी पार्टी बेवजह ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और स्पेशल बन जाएगी। अनाया ने हेल्पलेस होकर स्माइल पास की और अपना हाथ वर्चस्व के कंधे पर रखते हुए बोली, हो सकता है कि उस दिन मेरा बर्थडे ही ना हो, और वैसे भी मुझे अब इस तरह की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर, वर्चस्व बोला, बट आई डू। अनाया वर्चस्व को बताना चाहती थी कि वह नव्या के बर्थडे में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन अनाया जानती थी कि वह और नव्या दोनों ही फैशन शकल में हैं और कभी ना कभी एक दूसरे से टकराती रहेगी। नव्या और वर्चस्व का जिस तरह का रिश्ता था, अनाया उसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वह फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती थी। जब तक कि नव्या खुद परेशानी नहीं बढ़ीती, अनाया हमेशा ही उसका वेलकम करेगी। वर्चस्व ने मुंह फुलाकर कार्पेट की तरफ देखा और अनाया से बोला, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया था। अनाया शॉक्ड रह गई और उसने पूछा, तो फिर युवराज मुझे क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? वर्चस्व बोला, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ हम दोनों। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया ने जब अपनी आंखें खोली तो वर्चस्व पहले ही अपने कपड़े पहन चुका था और बाहर जाने के लिए रेडी था। अनाया ने पूछा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? नॉर्मली वह इस वक्त एक्सरसाइज करने जाता था और फिर उसके बाद कंपनी ऑफिस। वर्चस्व बोला, मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है। वह अनाया के पास आया और उसने अनाया के सिर पर चूम लिया। अनाया ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। वर्चस्व बोला, हु केयर्स? अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वर्चस्व की जिस तरह की पर्सनैलिटी थी, वह हमेशा सीधा सीधा जवाब देने में माहिर था। वह इस तरह घुमा फिरा कर कभी नहीं बोलता था। अनाया को आकाश का भेजा गया टेक्स्ट याद आ गया। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था, अगर वर्चस्व पार्टी देना चाहता है तो उसका अरेंजमेंट उसे खुद जाकर करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने ड्रेस ऑर्डर की है तो स्टूडियो वाले उसे न्यू पैलेस पहुंचा देंगे। अनाया ने मौके का फ़ायदा उठाया और वर्चस्व के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, क्या आप मेरे लिए बर्थडे केक बनाने जा रहे हैं? वर्चस्व शॉक्ड रह गया, फिर बोला, मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत है? अनाया के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अनाया बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वर्चस्व अनाया से अपना हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन जो सॉफ्ट सी बाहें उसके गले में थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें खुद से दूर कर दे। फाइनली उसने हेल्पलेस होकर कहा, ठीक है चलो। अनाया की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से रेडी हो गई। मोंटी उनका बाहर गार्डन में वेट कर रहा था। जल्दी ही वह लोग एक बड़ी सी बेकिंग शॉप पर पहुंच गए। शॉप किसी का घर था और शॉप का ओनर एक मिडिल एज का पर्सन था। शॉप काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जब वह लोग पहुंचे तो वह खाली थी। इसे आज वर्चस्व में अपने लिए बुक कर रखा था। शॉप ओनर ने वर्चस्व को मॉर्निंग कहते हुए वेलकम किया और अनाया की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? वर्चस्व बोला, यह मेरी वाइफ है। शॉपकीपर ने अनाया और वर्चस्व को अजीब तरह से देखा। क्या युवराज अपनी वाइफ के लिए केक नहीं बनना चाहते थे? अपनी कुकिंग स्किल के साथ उन्हें अपनी वाइफ को यहाँ लाने का कॉन्फिडेंस आखिर मिला कहाँ से? अनाया बाहर बैठ गई, उसे किचन में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी। अनाया ने चुपचाप बाहर से अंदर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिली। अनाया के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन घूम रहे थे। क्या आकाश ने यह नहीं कहा था कि वर्चस्व पिछले 15 दिनों से केक बनाना सीख रहा है? दोपहर हो गई थी। मोंटी अनाया के लिए लंच लेकर आ गया था, लेकिन वर्चस्व सभी तक बाहर नहीं आया था। अरे मैडम रुकिए, मोंटी ने पीछे से कहा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया सडनली किचन में चली जाएगी। उसने बिना किसी वार्निंग के गेट ओपन कर दिया। वर्चस्व ने वाइट कलर का एप्रन और कैप पहनी हुई थी। उसके फेस पर मास्क भी था। अंदर हर जगह सिर्फ आटा और क्रीम बिखरा हुआ था। वर्चस्व सुबह से केक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने केक बेस भी नहीं बनाया था। बगल में खड़े मास्टर का फेस बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था और उसकी फेस पर एक ही एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, लगता नहीं कि आज केक बन पाएगा। अनाया खुद को रोक नहीं पाई और उसकी हंस पड़ी। मोंटी जो अनाया के पीछे खड़ा था, जब उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। यहाँ तक कि मास्क भी वर्चस्व के फेस के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाया। वर्चस्व बोला, अनाया तुम बाहर जाओ और वेट करो। अनाया ने देखा कि वर्चस्व की पलकें और आंखों पर आटे की परत जमी हुई है, इसलिए उसे हंसी आ गई। वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। वर्चस्व ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, अनाया तुम्हारा काम पूरा हो चुका हो तो तुम बाहर चली जाओ। अनाया हंसते हुए वर्चस्व की तरफ चली गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी टॉवल नजर नहीं आया, तो उसने अपने गले से स्कार्फ निकालकर वर्चस्व के फेस से आटा साफ करना शुरू कर दिया। मास्टर ने अनाया की तरफ देखा और बोला, मिसेज सिंह ऐसा मत सोचिए कि केक बनाना कोई इजी काम है। वो ही जेड दिखता है लेकिन है नहीं। अगर आप केक बेस के बैटर को अच्छी तरह से नहीं हिलाएंगे तो केक फुला हुआ नहीं बनेगा। मैं इतने सालों से केक रेडी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी पसंद नहीं देखा जो पर्सनली अपनी वाइफ के लिए केक बनाने आया हो। शॉप ओनर ने वर्चस्व की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्चस्व ने हेल्पलेस होकर अनाया की तरफ देखा। अनाया बोली, अच्छा ठीक है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। अब वर्चस्व का एनोरेक्सिया ठीक हो गया था। वर्चस्व बोला, इसमें थोड़ी ही देर लगेगी, तुम बस वेट करो। हालांकि जिस तरह से केक और वर्चस्व की हालत थी, देखकर लग नहीं रहा था कि वह थोड़ी देर में बन पाएगा। लेकिन वर्चस्व खाना खाने नहीं गया और वह अनाया के साथ पहले केक बनाने के लिए बहस करने लगा, इसलिए अनाया बाहर निकल गई। लगभग 4 बजे वर्चस्व ने अपने आप को क्लीन किया और कोट पहनकर बाहर निकल गया। उसने अनाया के छोड़े हुए स्टॉल को फोल्ड किया और अपने कोट की पॉकेट में रख लिया। वर्चस्व ने अपने हाथों में एक बॉक्स ले रखा था जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसलिए अनाया केक नहीं देख सकी। जब वह लोग वापस लौट रहे थे तो सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई थीं। उन दोनों को लौटते हुए लगभग शाम हो चुकी थी। अनाया ने जब कार से बाहर कदम रखा तो उसके पैरों के नीचे रेड रोजेस की चादर बिछी हुई थी, जो एंट्रेंस से लेकर पैलेस की मैन बिल्डिंग तक थी। अनाया शॉक्ड रह गई। उसके कदम रुक गए। शाम की सुनहरी धूप में रेड रोज बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि अनाया का फेस गुलाब से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये सब क्या है? कहते हुए अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व में कुछ नहीं कहा। उसने अपने लेफ्ट हैंड में केक पकड़ा हुआ था और राइट हैंड से अनाया की कमर को पकड़कर पैलेस की तरफ बढ़ गया। अनाया हर सांस के साथ गुलाबों की खुशबू को फील कर सकती थी। अनाया की सांस धीमी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बहुत जोर जोर से चल रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ पिघल रहा है। वर्चस्व अनाया को पैलेस के टेरेस के बने स्काई गार्डन तक ले गया। गार्डन को डेकोरेट करने के लिए वाइट और रेड कलर की रोज का यूज किया गया था। सब कुछ बहुत रोमांटिक लग रहा था, जैसे ये कोई ख्यालों की दुनिया ही हो। न्यू पैलेस से सनसेट का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता था। हरीश और दूसरे सर्वेंट नजर भी नहीं आ रहे थे। वर्चस्व केक का बॉक्स लेकर अनाया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अनाया शॉक से उछल पड़ी। वह सबकॉन्शियसली पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर तो जैसे जमीन पर जम ही गए थे।
उसने अपनी पलकें झपका कर वर्चस्व की तरफ देखा। उसे वर्चस्व से ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसका गला भर आया था, वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ सब शांत हो गया हो, सिर्फ अनाया को अपने दिल की धड़कनें और हवा की वजह से पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वर्चस्व बोला, विल यू मैरी मी? अनाया धीरे से हड़बड़ाई, क्या मैंने पहले ही आपसे शादी नहीं की है? वर्चस्व बोला, मैंने पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। अनाया की नाक में तेज दर्द होने लगा था, उसकी आंखें थोड़ी गीली हो गई थीं। उसने अपना मुंह खोला लेकिन फिर भी उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। काफी देर बाद अनाया ने वर्चस्व की हथेली की तरह इशारा किया और बोली, लेकिन इसमें तो कोई अंगूठी नहीं है। वर्चस्व बोला, मिसेज सिंह, शादी की अंगूठी आपकी उंगली में है। वर्चस्व ने फिर दोबारा पूछा, तो फिर मैं मान लूं कि मिसेज सिंह मुझसे शादी करने के लिए एग्री हैं? अनाया ने अपना हाथ उठाया और वर्चस्व के हाथ पर रख दिया। एग्री न होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, वह दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। वर्चस्व ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपनी फिंगर के साथ लॉक कर दिया। अनाया ने आखिरकार मोस्ट अवेटेड सेगमेंट केक अनपैकिंग का वक्त आ गया था। वर्चस्व की नज़रें एक पल के लिए भी अनाया के फेस से नहीं हटीं। वर्चस्व केक का बॉक्स ओपन करते हुए बोला, केक थोड़ा बदसूरत हो सकता है। शायद इसका टेस्ट भी अच्छा न हो। इसे खाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर यह टेस्टी नहीं हुआ तो ठीक है। उसके वर्ड्स में घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व को लग रहा था कि उसने इतना घटिया केक बनाने में 15 दिनों की लर्निंग और पूरा एक दिन बर्बाद किया था। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अनाया के होठों पर स्माइल थी। उसने कहा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। केक एक पिंक कलर के पैलेस की तरह बाबी डॉल वाला था। वह बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। केक के ऊपर टेढ़े मेढ़े वर्ड्स में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माई स्वीट हार्ट। केक सच में इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन वर्चस्व ने उसे बहुत प्यार बनाया था। अनाया उसे जितना देखती उसे उतना ही अच्छा लग रहा था। अनाया ने कभी नहीं सोचा था कि वर्चस्व जैसा एरोगेंट और नकचढ़ा इंसान कभी उसके लिए बर्थडे केक बनाएगा। अनाया का दिल अजीब सी फीलिंग से भर गया था। जब वर्चस्व ने देखा कि अनाया का केक नापसंद करने का कोई इरादा नहीं था तो उसने राहत की सांस ली। वर्चस्व इतना बड़ा हो गया था, लेकिन पहली बार उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसकी टीचर ने उसकी होमवर्क नोटबुक चेक कर दी हो और उसे बिल्कुल डांट नहीं पड़ी। ये फीलिंग सच में बहुत फनी थी। अनाया ने केक कट किया और वर्चस्व ने उसे केक खिलाया। कुछ कर अनाया के होठों पर लग गया था। जब अनाया ने वर्चस्व को केक खिलाना चाहा तो उसने नमे सिर हिलाकर ललचाई नजरों से अनाया के होठों को देखा और अगले ही पल अपने होंठ अनाया के होठों पर रख दिए। वर्चस्व के किस करते ही आसमान में फायरक्रैकर्स का शो शुरू हो गया। तारांकिन, क्यों बुलावा चाहती है नव्या अनाया को अपने बर्थडे पार्टी में? क्या वह वर्चस्व को अपने करीब लावे में होगी कामयाब या फिर से उसे हार का सामना करना हैगा? गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।